नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं दैनिक जागरण के 23 नवंबर 2023 के लिए 23 के दैनिक जागरण को। दैनिक जागरण के इम्पोर्टेंस के लिए मैं बता दूं कि दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे आंसर राइटिंग में एज वेल एज कि हमारे थॉट बिल्डिंग में काम आता है। किसी भी मुद्दे को मल्टी डायमेंशनल सोचने अप्रोच लाने के लिए हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैनिक जागरण। और स्पेशली अगर बात करें जिनकी हिंदी वकैब और इंग्लिश वकैब दोनों कमजोर हो उनके लिए दैनिक जागरण बहुत ही महती आवश्यक होता है दैनिक जागरण को कवर करना। तो इसी के मद्देनजर हमने दैनिक जागरण स्टार्ट किया है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की फ्रंट न्यूज के साथ, जो कि फ्रंट न्यूज में जो है जो जो 41 श्रमिक लगभग 11 दिन से फंसे हुए थे, उनके लिए एक बचाव राहत एक खुशखबरी है कि उनके तक अब बचाने का अभियान जो है उनके पास पहुंच चुका है और लगभग जो है कल तक हो सके तो वे लोग बाहर आके कल का सूरज देख पाएंगे। न्यूज है 11 दिन से उत्तराखंड के अलवेदर रोड सुरंग में फंसे फंसे हैं 8 राज्यों के 11 श्रमिक। उत्तरकाशी सिलियारा उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन अल्वेदर सुरंग रोड में फंसे 8 राज्यों के 11 श्रमिकों को सुकुशल बाहर निकालने का अभियान बुधवार देर रात मंजिल के और करीब पहुंचा। पिछले 11 दिन में सुरंग कैद श्रमिकों तक पहुंचने के लिए सिलक्यारा की तरफ से स्टील के पाइपों से लगभग 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही है। इसमें से 53 मीटर ड्रिलिंग रात रात 10:15 बजे तक पूरी कर ली गई है और अब लगभग 7 मीटर ड्रिलिंग की जानी बाकी है। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार व उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खलबे ने बताया कि और मशीन निर्बाध गति से काम कर रहे हैं। देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के मताली पहुंचकर बचाव अभियान का अपडेट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री से बचाव कार्यों की जानकारी ली थी। दिवाली की सुबह हुआ था यह हादसा। तो जो इवेंट हुआ, जो घटना हुआ, जो श्रमिकों को बचाने का काम चल रहा है, तो इवेंट में 41 जो श्रमिक फंसे हुए हैं, लगभग जो 8 राज्यों के जो श्रमिक हैं उनको उन काम कर रहे थे उनमें फंसे हैं। वे श्रमिक को बचाने का अभियान जो है तेजी पकड़ चुकी है और लगभग 7 मीटर की दूरी और बच गई है और जिसे 53 मीटर ड्रिलिंग जो है करके बचाया जाएगा। बचाव अभियान के तमाम चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। श्रमिकों को बड़े व्यास के मजबूत पाइपों से बाहर निकालने के लिए उगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग को 2 बार झटका लगा। इस कारण कुल 6 दिन ड्रिलिंग का काम बंद रहा। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों ने एकजुट होकर हर मुश्किलों से पार पाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रमिकों को सुरंग के भीतर जो ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास जारी रखने के साथ ही श्रमिकों की निकासी के लिए अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से योजनाएं तैयार की गई हैं। तो अब बहुत जल्द उनके लिए जो है श्रमिकों के लिए खुशखबरी होगा कि वे कल का सूरज देख पाएंगे और सकुशल वे बाहर आ पाएंगे। तो ये था न्यूज हमारा। राजौरी में मुठभेड़, 2 सैन्य अफसरों समेत 4 बलिदान। राजौरी में जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ और लगभग 2 सैन्य ऑफिसर्स और 4 जो है समेत जो है 2 ऑफिसर्स और 2 सैनिक मुठभेड़ में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार दोपहर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी बलिदान हो गए और मेजर समेत 2 जवान घायल हैं। मुठभेड़ में आतंकी ठिकाना बने कच्चे मकानों में महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए सैन्य अधिकारियों ने
सर्वोच्च बलिदान दिया। घायल जवानों को उधमपुर में सेना के कमान अस्पताल पहुंचाया गया। मुठभेड़ स्थल पर रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। एक आतंकी के भी घायल होने की सूचना है। सुरक्षा बल ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा। गुरुवार सुबह से आतंकियों को मार गिराने का अभियान तेज किया जाएगा। सेना ने बलिदान सैन्य कर्मियों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं की। राजौरी और पूंछ में अब तक हुए हमले। 2021 में पूंछ और भाटादुलियों में 2 हमलों में सेना की नौजवान बलिदान। 11 अगस्त 2022 राजौरी में आतंकी हमले के 5 जवान बलिदान और 2 आतंकी ढेरे। और 16 दिसंबर 2022 को राजौरी के अल्फा गेट क्षेत्र में हमला कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 1 जनवरी 2023 आतंकियों ने राजौरी में हांगरी गांव के समेत 7 हिंदुओं की हत्या की। 20 अप्रैल 2023 को पूंछ के भाटादुलिया में सेना के वाहन पर हमला, 5 जवान बलिदान। 5 मई को, फिर 7 अगस्त को, फिर 17 नवंबर को और फिर कल 22 नवंबर को। तो इतने बलिदान जो है हमारे शहीदों ने अपने शहादत दी है। लगभग यार ये जो देश की सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी को और अभी बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा टेक्नोलॉजीज लाने की जरूरत है, ताकि ये लगातार हो रहे हमले और हो रहे हमारे जवानों के बलिदानों का सिलसिला जो है कम हो और सकुशल वे अपने लाइफ की सिक्योरिटी के साथ जॉब कर सके। ऐसी अभी प्लानिंग करने की जरूरी है और भी ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत बनाने की जरूरत है। गाजा में आज रुकेगी लड़ाई। फिलीपींस और सॉरी इसराइल और जो इसराइल और हमास है, ये आपस में संधि वार्ता के जो है युद्ध रोकेंगे। एक बहुत अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में से मांगा गया है मुफ्त रेडियो को माना जाए भ्रष्टाचार। जब भी चुनाव आता है तो चुनावी जो राजनीतिक पार्टी हैं अपनी मुफ्त की रेडियां बांटना स्टार्ट कर देती हैं। वे मुफ्त रेडियो को अपना एक ब्रह्मास्त्र, अचूक ब्रह्मास्त्र के तौर पर फेंकती हैं और उसी का काम लेती हैं। और इस दौरान जो चुनाव के दौरान असंख्य जो है वादे किए जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारे कर्ज माफ किए जाते हैं, किसानों के बिजली बिल हाफ किया जाता है, कई चीजें जो है पेंशन को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आजकल बेरोजगारी भत्ता हर महिलाओं को 1200 रुपए। ये सारे जो अतिरिक्त खर्च जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है, तो मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त रेडियो की घोषणाओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू हो गई है। बुधवार को याचिकाकर्ता ने मांग की कि मुफ्त रेडियो की घोषणाओं को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्टाचार या मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा, चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद्द करने की शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। तो सुनवाई में आम आदमी पार्टी की और याचिका का विरोध किया गया। पार्टी के वकील ने कहा, याचिका में मुफ्त रेडियो के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को निशान बनाया गया है, लेकिन याचिका का समर्थन करने वाले एक हस्तक्षेपकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मुफ्त रेडियो और कल्याणकारी योजनाओं में अंतर है। वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुफ्त रेडियो का विरोध किया। मुफ्त रेडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2013 का मुख्य 13 का एस सुब्रमण्यम बालाजी का फैसला है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले पर याचिकाकर्ता की इस ओर से सवाल उठाया गया कि उस पर पुनर्विचार की जाने की मांग की गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे की जटिलता, व्यापकता और पूर्व फैसले को
देखते हुए 26 अगस्त 2022 को यह मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेज दिया था। बुधवार को यह मामला प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा रहा। उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि सुब्रमण्यम बालाजी मामले में कहा था कि फैसले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में रिश्वत को भ्रष्टाचार आचरण माना गया है। इस धारा में रिश्वत का मतलब उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति और व्यक्ति द्वारा मतदान को प्रलोभन के लिए कोई उपहार या वादा किया जाना चाहिए। अंसारिया ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वादों को उम्मीदवार की सहमति से उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का वादा माना जाना चाहिए। इस तरह राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत रिश्वत के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे कानून में भ्रष्ट आचरण कहा गया है। साथ ही कानून में दी गई अन्य शर्तों पर पूरी तरह से तो यह धारा 101 बी चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार है। तो जैसे जैसे चुनाव आता है, चुनाव जिस भी राज्य या केंद्र सरकार में आता है, तो हर एक चुनाव पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो वो आम अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां, योजनाएं दुनिया भर की और भी सारी जो है मुफ्त में पैसा देना, लोन देना, लोन कर्ज माफी, ये सारे जो है अपना उपयोग है, अपना राजनीतिक पार्टी के पक्ष है, इसको पूरा दांव लगा देते हैं उस राजनीतिक इलेक्शन को जीतने के। तो ये आखिर ये इस फंडे का जो है रिफॉर्म कहाँ से किया जाएगा, ये जो फंड पास किया जाता है, ये फंड कहाँ से आएगा, ये सोचने की अभी दरकार है, इस पर चिंतन करने का विषय है। बहुत जल्दी जो है इसका जजमेंट जो है कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा, तब तक के लिए नहीं कहा जा सकता। अंतिम पड़ाव पर फिर निराशा, जैसे कि हमें मालूम है कि इस बार फिर भारत जो है, इस बार फिर भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से लगभग हार कर, छह विकेट से हार कर जो है अपनी 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 पारी को समाप्त किया। ये वर्ल्ड कप को लेकर आर्टिकल है।
हमें हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जीएम फसलों को लेकर उपयोगिता पर प्रश्न। जीएम फसल पर क्यों जो एक्सपर्टीज होते हैं, किसान होते हैं, वे अपनी नाराजगी क्यों जाहिर करते हैं? सरसों की बुवाई का समय लगभग समाप्त हो चला है। आमतौर पर 15 से 25 नवंबर तक इस फसल की सीमा रेखा मानी जाती है। ऐसे में जीएम फसलों की किस्म TMH11 के फील्ड ट्रायल के टलने की प्रबल संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई लंबित होने के कारण इस पर अभी भी कोई सकारात्मक संदेश नहीं हो पा रहे हैं। पर्यावरण और हरित संगठनों के अलावा विभिन्न किसान संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सबसे ताजा विरोध में आरएसएस के अनुषंगी संगठन भारतीय किसान संघ की ओर से सामने आए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययनों के अनुसार जीएम प्रक्रिया के अंतर्गत पौधों में कीटनाशक गुण सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी एम.एस. स्वामीनाथन जी फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश कर चुके हैं। नीति आयोग और वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीएम फसलों से जुड़ी कमेटी टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इससे जैव विविधता एवं पर्यावरण को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। केंद्र सरकार जीएम फसलों के उपयोग के पक्षधर है। नीति आयोग भी जीएम फसलों के इस्तेमाल के लिए अड़ा हुआ है। जीएम फसलों के समर्थकों का दावा है कि इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और देश के वजन वाले सरसों के बीज उड़ जाते हैं। इसलिए जो है उत्तरी क्षेत्र में किसानों द्वारा पसंद किया नहीं जा गया और व्यापक रूप से इसको उगाया जा रहा है। सरकार का मत है कि जीएम सरसों के खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी। अभी भारत खाद्य तेल का 50 से 60% मांग आयात करता है। भारत में सरसों की खेती 70 से 80% राज्य हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। बिहार और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पैदावार पहले से अधिक है। अगर आज देश खाद्य का आयात करने को विवश है तो कुल सरकार के फैसले ये ही हैं। 1985 से लेकर 86 केंद्र सरकार द्वारा आयोजन आयात पर निर्भर घटाने के उद्देश्य से ईंधन प्रौद्योगिकी की बात की गई। तो ये लगातार जो है आयात किया जा रहा है तेल लगभग 50 से 60%। तो उसके लिए जो है जरूरी हो जाता है कि तेलों करना और साथ ही साथ जो है किसानों के लिए चिंता का विषय ये है कि उत्पादकता कम या अधिक बढ़ जाने पर जो है अन्य पौधों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये था आज का कुछ हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। अब जो